Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो हमारे important articles है, first is regarding, this is really important, we have to discuss this topic, okay. So Allahabad court recently had given this verdict that mere touching of breast of a minor girl and breaking her strings of a pajama doesn't account to attempt to rape. It is I think it is so unempathetic, and it is so out of lack of judgment. This judgment has come, and this is something that we should be afraid of right now, because we will discuss it more in detail, of course, but Supreme Court has smashed the Allahabad High Court judgment and said that this is complete lack of insensitivity and a complete lack of sensitivity, and it's very it's a very poor judgment to be made by such a high authority like Allahabad High Court. So this is the first news. Second news is regarding half of 1 lakh crore collected for the welfare of mining district not spent. Okay, यहाँ पर DMF जो है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जो माइनिंग वगैरह को देखते हैं, उन्होंने देयर इज़ वन फंड जो है वो बनाया गया था कि वो जो पैसे कलेक्ट हो, जो पैसे जो है जो माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उनके लिए, उनके बेटरमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, उसमें से हाफ जो है वो अनस्पेंट रहे हैं. एंड थर्ड इज गोइंग इलेक्ट्रिक, ई व्हीकल्स का यहाँ पर बात किया जा रहा है. तो तीनों न्यूज़ आज के इम्पॉर्टेंट है. पहला न्यूज़ की तरफ हम देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट स्टेज HC इनह्यूमन रिमार्क्स ऑन रेप अटेम्प्ट. यहाँ पर अगर आप देखें कि नवंबर 10 तारीख को, अगर मैं ये इसको जूम करूँ, ठीक है, आई वांट यू गाइस टू सी दिस पार्ट. ओके, क्या हुआ, मैं आपको अगर ये थोड़ा जूम करके दिखाऊं. नवंबर 10 को, अगर आई थिंक इतना क्लियर है आप लोगों को, नवंबर 10 को एक एलिजिड इंसिडेंट हुआ है जिसमें माइनर का ब्रेस्ट पार्ट एंड हर पजामा के जो स्ट्रिंग्स है उसको तोड़े गए. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि नवंबर को ये हुआ इंसिडेंट. जनवरी 12 2022 को विक्टिम की मदर ने स्पेशल जज के सामने एक कंप्लेंट फाइल किया. ठीक है, उसके बाद क्या है, पॉक्सो एक्ट के तहत कासगंज जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, कासगंज डिस्ट्रिक्ट में पॉक्सो एक्ट जो है, पॉक्सो एक्ट को जो है उसके तहत एक कंप्लेंट फाइल किया. माइंड यू शी इज़ माइनर, इसीलिए पॉस्को का एक्ट यहाँ पे लग रहा है. मार्च 21 में स्पेशल जजेस ने जो है ये एक इसको ट्रीट किया एज अ कंप्लेंट, एप्लीकेशन को एक कंप्लेंट के रूप में इसको ट्रीट किया. 2023 हो गया अब. ठीक है, आफ्टर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स द स्पेशल जज इशूज समन टू द एक्यूज. जो भी एक्यूज है उसको समन किया गया, उसको बुलाया गया. उसके बाद क्या है, रिविजन पिटिशन अगेंस्ट द समन्स ऑर्डर टू इज फाइल एंड रिजर्व फॉर जजमेंट बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट. यहाँ पर जून से अब नवंबर आ गया. नवंबर, अब देखिए इंसिडेंट हुआ 21 को, नवंबर 2024, 3 साल तो यहीं कट गए. रिवीजन पिटिशन हुआ, ठीक है, और उन्होंने क्या किया फिर बाद में यहाँ पर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट पे लेकर गए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पे इसका जजमेंट जो है लिया जाएगा. अब ये 24 से 2025 आ गया और जजमेंट जो है ये दिया गया. अब ये जजमेंट हमें समझना है. ठीक है, ये जजमेंट की बात यहाँ पर हम करेंगे एंड समझेंगे. आपको अभी तक तो जो स्टोरी है वो समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो मार्च 17 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया. ठीक है, तो न्यूज़ अब हम समझते हैं. सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे स्टेट द इलाहाबाद हाई कोर्ट्स ऑर्डर ऑफ मार्च 17 विच कंक्लूडेड दैट मेयर ग्रेबिंग ऑफ ब्रेस्ट ऑफ अ माइनर विक्टिम, ब्रेकिंग द स्ट्रिंग ऑफ अ पजामा टू ब्रिंग डाउन टू हर लोअर गारमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस टू अटेम्प्ट ऑफ रेप. चलिए, अगर ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है तो मुझे बताइए आप क्या है. आप खुद समझिए, कुछ उस लॉजिक को समझिए कि अटेम्प्ट टू रेप आप उसका एक माइनर गर्ल का, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ अ माइनर, उनका अगर आप उनका प्राइवेट पार्ट्स को अगर आप टच कर रहे हैं. दूसरी बात है, आप उनके पजामा का जो है आपने उनके पजामे का स्ट्रिंग तोड़ दिया. ठीक है, एंड यू आर पुलिंग द लोअर गारमेंट डाउन. डजंट इट मेक इट टू द लिस्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू द रेप? ये नहीं होता. ओके, अ डे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस. अब सुओ मोटो क्या है? ऑन इट्स ओन. सुओ मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन. सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ले सकती है बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट
कोर्ट ऑफ अपील और सबसे बड़ा कोर्ट है, इसीलिए वो क्या कर सकती है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस कर सकती है, मतलब ऑन इट्स ओन दे कैन टेक द केस फ्रॉम एनी लोअर कोर्ट, एनी हायर कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, और खुद से वो इस पूरे केस पे तहकीकात जो है वो कर सकती है। उन्होंने इस जजमेंट के खिलाफ सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, ऑर्डर के खिलाफ। और यहाँ पर क्या है, जस्टिस जो है BR गवई के अंतर्गत जो है ये ऑब्जर्वेशन लिया गया है। और यहाँ पर जो सुप्रीम आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा का जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट दिया है, उसको कहा है कि एक टोटली इनसेंसिटिव है, इनह्यूमन है एंड अननोन टू द टेनेट्स ऑफ लॉ है। लॉ ये नहीं कहता, इट इज़ अननोन। जो आपने ये जो आपने वकालत की है या फिर आपने जो जजमेंट दिया है, इट इज़ अननोन टू द टेनेट्स ऑफ लॉ। ये जानता ही नहीं है कि ऐसा अगर हो रहा है और अगर आप ये जजमेंट दे रहे हैं, ऐसा हमने कभी लॉ में पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए इस टाइप के सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो है ये हमारा सरकार, ये हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है लेता है। जस्टिस गवाई पॉइंटेड आउट दैट सर्टेन पैराग्राफ्स ऑफ द ऑर्डर विच ग्राफिकली रिकाउंटेड द ट्रॉमा एंडोर्ड बाय minor victim at the hands of two accused persons only to conclude their actions did not show any determination on the part of the duo to rape her, showed a complete lack of sensitivity। अरे भाई यहाँ पर क्या है कि जब ग्राफिकली जो है, जब अगर आप कोई माइनर भी है, कोई माइनर भी नहीं, कोई एक नॉर्मल लड़की भी जो इतना ट्रॉमेटाइज हुई है और ट्रॉमा से वो गुजरी है, पहली बात तो आपने इतना लंबा समय खींच लिया, दूसरी बात जो है उसको 2 जगह पे जाके स्टेटमेंट देना पड़ा। पहली बार वो स्पेशल जज के वहाँ पर, दूसरी बार जो है वो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके दिया। 2 बार तो वो वैसे ही एंड्योर करी अपने ट्रॉमा को जो उनके साथ हुआ है, क्लियर। उसके बाद आपने क्या किया उसमें और उसके बाद जो है आप अगर इस तरीके का वर्डिक्ट दे रहे हैं, इस तरीके का जजमेंट दे रहे हैं, क्यों, जब किसी के साथ भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर ये एक तो डेली सत्य है, एक तो ये सत्य बात है कि होता है, एवरीडे होता है हमारे देश में। पर अगर वो नेक्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ अगर ये हो रहा है और ये कोई अगर देख रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट द लर्नेड गर्ल्स ऑल्सो, ठीक है, जो एजुकेटेड गर्ल्स है उनकी भी अगर हम बात करें, वो लोग भी घबराएंगे एक बार को कि अगर मैं ऐसे जाती हूँ, इतने बड़े एपेक्स कोर्ट में जाती हूँ, मैं इतने बड़े कोर्ट में जाती हूँ और वहाँ का जजमेंट जो है इस तरीके का आता है, ठीक है, कि वो जो 2 लोग थे, एक भी नहीं थे, 2 लोगों ने अटेम्प्ट किया है रेप करने का, ठीक है, पर इसको बोला कि इट इज़ नॉट एनी डिटर्मिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ द डुओ टू रेप हर। ये जजमेंट कहता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। आप समझिए, आप खुद समझिए। The bench said that it made it worse. What made worse was the order was not dictated by any judge on the spur of moment. The case was reserved for orders in November 2024. The order was passed on March 17, almost 4 months later, was even according to Justice Mishra our thoughtful consideration and meticulous examination of the facts of the case। वही बात है ना कि नवंबर 24 को आपको सारे डेटा मिल गए थे, आपके पास 4 महीने थे कि आप एकदम मेटिकुलसली थॉटफुल एक डिसीजन लेते हैं। आपने क्या डिसीजन लिया? आपने ये डिसीजन लिया। Later in the post-lunch session, a lawyer urged the bench to restrict the media from reporting the top court order. No, the judge should have thought 10 times before writing such things, Justice Gavai retorted. I think very, very, very well thought कि आपको एटलीस्ट डिस्प्ले तो होना चाहिए ना कि जज ने ऐसा जो रिपोर्ट लिखा है, ऐसा हमें छुपाना नहीं चाहिए, फेयर है, पता होना चाहिए कि ऐसा भी जजमेंट दिया जा सकता है 2025 में आकर। द हाई कोर्ट वॉज हियरिंग एन अपील बाय अक्यूज्ड इन एन ऑर्डर ऑफ POCSO court summoning them trial under section 376 of IPC, that is rape, and section 18 punishment for attempt to commit an offence under the POCSO act। ठीक है, तो POCSO act के तहत जो है ये पूरा हियरिंग जो है ये चल रहा था एंड उसके बाद जो है ये पूरा जजमेंट जो है उसके बाद आया है। इट्स क्रूशल distinction as preparation is not punishable in the vast majority of cases while an attempt to commit an offence is criminally punishable। यहाँ पर क्या है कि प्रेपरेशन जो है, प्रेपरेशन अगर आप कर रहे हैं ऐसे कुछ ऑफेंस करने का, वो पनिशेबल नहीं है, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया है, इससे ज़्यादा क्या आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, टू डू सच हॉरिबल एक्ट, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, राइट, टू ग्रूम हर या फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करना है, तो पहला ही स्टेप है, क्लियर। तो ये जो है पहला स्टेप जो अटेम्प्ट है उसको हम क्रिमिनली पनिशेबल मानते हैं। लेकिन तभी तो बोला कि ये अगर ये जो है ये अटेम्प्ट नहीं कहलाता है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसा कहना चाहती है। The distinction is also relevant for an important ongoing debate. How should courts define and punish an attempt to commit rape? मतलब यहाँ पर क्योंकि
यहाँ पर क्या है कि उनको हमें पता नहीं कि मतलब अगर आपने क्राइम कमिट किया देन वी हैव ऑल दी सेक्शंस कि आपको इसके अंदर ये आपको पनिशमेंट मिले, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया उसके लिए हमारे पास क्या सज़ा होना चाहिए वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी डिस्कस जो है ये कर रहे हैं। In Abhayanand Mishra versus State of Bihar 1961, Supreme Court ruled that to prove an attempt to commit an offence, the prosecution must broadly show that, prosecution को क्या शो करना होगा, क्या क्या शो करना होगा? पहला दे कि द एक्यूज हैड इंटेंशन टू कमिट दैट ऑफेंस, ठीक है, एक्यूज को इंटेंशन प्रूव करना होगा कि उनके पास ये इंटेंशन था। दूसरा क्या है, एक्यूज ने प्रिपरेशन किया, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन किया होगा ना, जैसे उसको ल्योर करके बुला लिया, अगर इन दिस केस रेप के केस में उसको कहीं बुला लिया, उसको ल्योर किया, उनके घर चले गए, उस टाइप का कोई प्रिपरेशन आपने किया है। द एक्यूज देन एक्टेड टुवर्ड्स कमिटिंग एन ऑफेंस, दिस नीड नॉट टू बी पेनल्टीमेट एक्ट, दैट इज फाइनल एक्ट बिफोर द ऑफेंस इज कमिटेड। यहाँ पर क्या है कि आपने जो है आपने मतलब यू डिड दैट हॉरेंडस एक्ट, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अक्यूज को जो है ये मतलब वो जो है कमिट करेंगे बेसिकली आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कमिट कर दिया है, और उसके बाद क्या है, पेनल्टीमेट एक्ट वो एक्ट है कि फाइनल एक्ट ऑफेंस करने से पहले आपने जो एक छोटा लेट्स से लेट्स से आपको जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपने क्या किया, आपने फाइनल कोई एक्ट है, आपको लेट्स से आप अगर कोई भी एक अक्यूज्ड है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनको चोरी करना था, ठीक है, उनको चोरी करना था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बड़ा जो क्राइम है, जो चोरी करना है, थेफ्ट करना है, इट्स द बिगर क्राइम, राइट, लेकिन उस क्राइम को कमिट करने से पहले आपने एक छोटा क्राइम किया आपने सबके खाने में नशे की गोली मिला दी। सो दैट इज नोन एज द पेनल्टीमेट एक्ट। व्हाट इज पेनल्टीमेट एक्ट? बड़े ऑफेंस को करने से पहले आपने जो छोटा ऑफेंस किया उसको हम पेनल्टीमेट एक्ट कहते हैं, ठीक है। द पेनल्टीमेट एक्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस, ठीक है। जो पेनल्टीमेट एक्ट है वो कैसे डिफाइन होगा कि जो कमिटिंग वो बड़ा ऑफेंस को कमिट करने से पहले आपने जो छोटा ऑफेंस किया उसको हम पेनल्टीमेट एक्ट कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉक्सिमिटी, कि आप जो है वो क्राइम करने से पहले आप उतने ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में थे, वो आपने मेटिकुलसली प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया। क्लियर हुआ? तो दिस इज दी अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये पूरा प्रोसीजर जो है समझाया गया था, ठीक है। समझ में आया होगा? We can move to the next news. The next news is over half of 1 lakh crore collected for the welfare of mining district not spent. ठीक है, यहाँ पर जो है वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है बहुत सारा जो है पैसा इकट्ठा किया गया, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीस, लेकिन इसको स्पेंड नहीं किया गया, ठीक है, इसको खर्चा जो है वो नहीं किया गया। A first of its kind analysis of District Mineral Foundation, that is DMF, shows that despite collecting about 1 lakh crore in the past decade, more than half of the funds is unspent. जो मतलब 500 करोड़ से भी ज़्यादा जो है पैसे जो है वो अनस्पेंट है, जबकि ये जो डिस्ट्रिक्ट में जो एरियाज़ है उनके वेलफेयर, जो जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे केंदुझर डिस्ट्रिक्ट है या फिर बोकारो डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट में मिनरल पाए जा रहे हैं, इसीलिए उनके वेलफेयर के लिए कुछ पैसे जो है वो डीएमएफ में इकट्ठा किया जाता है, लेकिन वो इकट्ठा किया हुआ पैसा जो है वो आधे से ज़्यादा खर्चा ही नहीं हुआ, अनस्पेंट रहा। Moreover, the funds are often diverted to activities that are not directly linked to the welfare of mining district, a contravention of the central guidelines. यहाँ पर और बाकी जो खर्चा भी हुआ है ना, उसमें बहुत सारा पैसा ऐसा है कि डायरेक्टली कोई भी वेलफेयर के लिए नहीं यूज़ हुआ है, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हुआ है, जो कि ये जो गाइडलाइंस है उसके सीधे सीधे खिलाफ है। The DMFs are non-profit trusts set up in the mining districts and tasked with ensuring that portion of the revenues generated from mining is spent to the development of district. समझ में आया? ये क्या है? एक नॉट प्रॉफिट ट्रस्ट है, डीएमएफ क्या एक ट्रस्ट है, नॉट प्रॉफिट ट्रस्ट है, और इसमें क्या है कि जो भी पैसा लेट से 2000 करोड़ रुपए हमने कलेक्ट किया, माइनिंग करके हमने 2000 रुपये कलेक्ट किया, लेकिन अभी आप वहाँ का इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहे हैं, आप वहाँ के लोगों को बीमार कर रहे हैं, पानी को दूषित कर रहे हैं ना, तो डीएमएफ को बनाया गया है कि ताकि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उसमें से एक सर्टेन हिस्सा हम वहाँ के वेलफेयर के लिए, वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसके वेलफेयर के लिए, उनके लोगों के वेलफेयर के लिए हम खर्चा करें। दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन 645 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 23 स्टेट्स, 23 स्टेट के 645 डिस्ट्रिक्ट में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय आई फॉरेस्ट एंड इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रुप। In 2015, Center launched the प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। खनिज इज मिनरल, क्षेत्र मीन्स द एरिया, कल्याण मतलब उनका वेलफेयर और योजना।
2015 में खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जो है इसको लॉन्च किया गया था, ताकि जहाँ पर भी माइनिंग अफेक्टेड एरियाज है उनमें इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करें। द PMKKY इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू फंड्स एक्रूड टू द DMFs। ठीक है, जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है उसमें जो भी डेवलपमेंट है हम एक्टिविटीज़ करेंगे वो DMF से कलेक्टेड किया हुआ पैसा से ही हम करेंगे। लेट्स से हमें पार्क बनाना है या स्कूल के लिए एजुकेशन के लिए कुछ चाहिए, या फिर हमने कहीं पे RO वगैरह फिल्टर वगैरह लगा दिया, तो वो सब पैसा जो है ये DMF का जो फंड है, जो भी पैसा कलेक्ट होगा उससे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओडिशा अकाउंट्स फॉर हाईएस्ट शेयर ऑफ DMF फंड्स, सबसे ज़्यादा जो है ओडिशा में जो है ये DMF का फंड जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। 29% ऑफ एंटायर DMF फंड, जैसे 30,000 करोड़ जो है ये ओडिशा में जाया जाता है, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड देन झारखंड। ये तीन जो है सबसे ज़्यादा उन वहाँ पर DMF फंड है। ऑब्वियसली छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है, बहुत सारे बॉक्साइट, आयरन ओर, ठीक है, वी फाइंड कॉपर हियर, हमें यहाँ पे मैंगनीज मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, सब कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है कोल मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पैसा भी इन DMF में यहाँ पर कलेक्ट हुआ है। द प्राइम फोकस ऑफ DMF एंड प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना इज टू एलिवेट पॉवर्टी डिप्रिवेशन विच रिक्वायर बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, माइनिंग जो है होने के कारण जो है यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा, इन एरियाज में बहुत पॉवर्टी रिडन जगह है, ठीक है, ये तीनों स्टेट्स में बहुत हाई पॉवर्टी है। तो यहाँ पर क्या है कि बैलेंस इन्वेस्टमेंट करके और डेवलपमेंट जो है यहाँ पर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन भी होना चाहिए। एज पर माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन जो अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हुआ है, एवरी डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस, द स्टेट गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, note it down, the state government shall by notification establish a trust एज अ नॉन प्रॉफिट बॉडी टू बी कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। ये फाउंडेशन जो है ये बनाएगा। जहाँ पर भी माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी हो रहा है वहाँ पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरी है, शैल मतलब वेरी कंपल्सरी, यहाँ पर क्या है, एक नोटिफिकेशन के द्वारा जो है एक ट्रस्ट बनाना होगा, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है, जिसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन कहेंगे। DMF फंड जो है, फंड्स एवरी माइनिंग लीज होल्डर्स ऑफ विल pay a fraction of royalty not exceeding 1/3 of the royalty to the DMS as per rate prescribed by the central government। तो जो भी कोई यहाँ पर whosoever is investing और वो जो है यहाँ पर उन्होंने पैसा लगाया है, उनको क्या है, लेट्स से वो अगर 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 1/3 जो है वो क्या करेंगे, एज रॉयल्टी जो है ये देंगे, ठीक है, एज रॉयल्टी जो है ये 1/3 जो अमाउंट है ये DMF में देंगे। और इसका ये पूरा कौन करेगा, इसका रेट्स कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड दी रेट्स, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट DMF बनाएंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेट्स को डिसाइड करेंगे। द फंड विल बी यूज फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल अफेक्टेड इन द माइनिंग अफेक्टेड एरियाज इन क्योंझार। ये क्योंझार कहाँ है, क्योंझार इज इन ओडिशा, ओके। तो ये क्योंझार में DMF फंड कलेक्शन जो है ये सबसे ज़्यादा कलेक्ट हुआ है, 8,840 करोड़, द हाईएस्ट फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। कोई भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा आज तक क्योंझार में ही कलेक्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 8,900 करोड़ के आसपास जो है पैसा यहाँ पर कलेक्ट हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि लोकल जो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ है उसमें कम्युनिटीज़ जो है, ज़्यादातर वो लोग ट्राइबल कम्युनिटी के होते हैं, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से होते हैं, और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो होते हैं, विमेन हुए, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी से वहाँ पे रहते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बताया, वाटर कॉन्टामिनेट हो जाना, ये एक प्रॉब्लम है। फिर वहाँ पर जो है बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते हैं। थर्ड क्या है, चाइल्ड लेबर है, एक्सप्लॉयटेशन है, बहुत सारा इलीगल एक्टिविटीज़ भी होता है, ठीक है, ये सब कुछ इश्यूज़ है। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होता है, क्लियर, और बहुत इनह्यूमन तरीके से भी बहुत सारा, अगर आपने कोई बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह भी देखी होंगी ना, उसमें भी दिखता है कि कैसे बहुत इनह्यूमन कंडीशन होता है, वर्किंग कंडीशन आर वेरी वेरी पुअर। सो इसीलिए क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव बनाया गया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनसे वो जो बेनिफिट गेन करे वो उनको भी प्राप्त होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए नहीं, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं उनको भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। फंक्शनिंग अगर आप देखें DMF ट्रस्ट का जो है ये कौन करता है, स्टेट्स जो है वो DMF के रूल्स बनाती है, और स्टेट ही जो है वो सेंट्रल जो गाइडलाइन है उसको मैंडेट करती है। अब हर जगह तो सेम नहीं होगा ना, जैसे मेघालय है, मेघालय और आपके झारखंड में थोड़ा अलग डिफरेंसेस होगा, है ना। तो
सरकार जो है एक सेंट्रलाइज्ड रूल बनाएगी। अब मेघालय उसको अलग तरीके से थोड़ा सा ट्विस्ट करके इम्प्लीमेंट करे, झारखंड उसको ट्विस्ट करके थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करे। सो ये अप टू द स्टेट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस देगी, कुछ क्राइटेरियाज देगी, उसमें फिट होना होगा। ठीक है, सेंट्रल गाइडलाइंस जो है कौन से योजना के तहत, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत जो है यहाँ पर वो गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएगी। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं। यू मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग इट वेल एंड अंडरस्टैंडिंग इट वेल। ठीक है, वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गोइंग इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर क्या है, हम ईवी स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उनका जो स्पेस है उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, इंडियाज डिसीजन टू एग्जेम्प्ट इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन 35 कैपिटल गुड्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज एंड 28 आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग मोबाइल फोन बैटरीज अ वेलकम स्टेप टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लीन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। यहाँ पर क्या है, इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप क्या लिया है, ये स्टेप है कि हम जो है बहुत सारे 35 टू बी प्रिसाइज 35 कैपिटल गुड्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है ये 35 आइटम्स, जो भी मशीनरी हो सकता है, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे लिथियम आयन बैटरीज। तो बैटरी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ में भी कैथोड एंड एनोड वगैरह जो है, कुछ ऐसी चीज़ें जो बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो जो कैपिटल चीज़ें हैं उनमें एग्जेम्पशन जो है वो माफ़ कर दिया है, जिसके कारण जो है हम बूस्ट करना चाहते हैं हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, ताकि वो और ज़्यादा इलेक्ट्रीफाई जो है वो कर सके। proposed by finance minister Nirmala Sitharaman in union budget 2025-26 and formalized through finance bill कल हमने डिस्कस किया था, राइट, 2025 passed in parliament on Tuesday. This signals a strategic policy shift, very important, very crucial, because we want to go electric by 2030, we want to be net neutral by 2070. So this is really important for us कि एक strategic point of view से अगर हम देखें, हम जो है एक काफ़ी बड़ा हमने ये स्टेप लिया है। ठीक है, अर्लियर इन मार्च चाइनीज ईवी जायंट BYD unveiled a super e-platform capable of giving vehicle of 500 km range within 5 minutes of charging, a major leap toward elevating range anxiety which is key for barrier for EV adoption. हमारे यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम, क्या है, माइलेज का प्रॉब्लम है। ठीक है, कि अगर हम लोगों ने चार्ज भी कर लिया ना, लेकिन वो हम कितना जो है माइलेज या फिर चार्जिंग करने से कितना हम रेंज जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये चाइनीज़ कंपनी जो BYD है, उन्होंने क्या अनवेल किया है कि एक बार अगर आप चार्ज करेंगे तो 500 किलोमीटर जो हम इसको कवर कर सकते हैं। सो यू अंडरस्टैंड 500 किलोमीटर जो है हम कवर कर सकते हैं बाय चार्जिंग वंस। तो इट्स अ वेरी ग्रेट रेंज, अगर आप देखें बहुत बड़ा जो है ये रेंज जो है कवर करता है। This innovation directly challenges to the convenience of conventional vehicles and could accelerate global EV transition if scaled and deployed with same ubiquity as traditional fuel station. Really interesting. ठीक है, हमारे जो है कन्वेंशनल जो हम पेट्रोल डीजल वाले जो कार है उसमें क्या है कि ये भी होता है, पर हमें क्या होता है, रिफ्यूलिंग करना होता है, राइट, और रिफ्यूलिंग इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वी अंडरस्टैंड दैट। बट यहाँ पर जो है अगर हम इस तरीके के जो फ्यूल टर्मिनल्स है, आपको हर एरिया में एक कहीं ना कहीं जाकर आप लेट्स से 5 किलोमीटर आपने गाड़ी चलाए, आपको एक फ्यूल का स्टेशन मिलेगा, राइट। तो सिमिलरली अगर हमने इसको जो चार्जिंग स्टेशन है, अगर हमने उसको उतना यूबिक्विटस बना दिया, अगर हमने वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, तो EV ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अ रियल थिंग। ठीक है, EV जो है बहुत जल्दी जो है हमारे लाइफ के साथ जो है मिक्स हो जाएगा, और जैसे हमारे जो कन्वेंशनल मॉडल के जो गाड़ियाँ हैं उनके साथ कम्पीट करने लगेगा। Batteries remain the most expensive component of EV, comprising roughly 40% of the vehicle's cost. सबसे ज़्यादा जो है बैटरी जो है वो महंगा होता है, इसीलिए हम बैटरीज देखिए आप डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हम बनाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है, लिंक कर पा रहे हैं, क्योंकि बैटरीज जो है उस पर हमारा सबसे पैसा खर्चा होता है, सबसे ज़्यादा वही है, 40% जो है हमें बैटरी पे खर्चा करना होता है, इसीलिए हमारा व्हीकल का कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अब जो है हम वो उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, इसीलिए रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, वो जो गुड्स है उस पर हम लोगों ने उनका जो टैक्स है वो हटा दिया। Another critical barrier is lack of indigenous technology capability in battery manufacturing. चाइना के पास अपना खुद का है, 70% जो है चाइना जो है सबसे ज़्यादा डोमिनेट करके रखा है कि जितना भी दुनिया में जितना भी बैटरीज बनता है 70% जो है वो चाइनीज़ कंपनीज के द्वारा आती है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP जो है बैटरी जो है ये सबसे ज़्यादा
बड़ा जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है या फिर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है लिथियम फॉस्फेट आयरन बैटरी, LFP जो बैटरी है वो अभी तक जो है सबसे ज़्यादा बनता है। और क्या है, लोअर कॉस्ट, इसका कॉस्टिंग भी बहुत कम है और एनर्जी डेंसिटी भी बहुत है और बेटर जो है थर्मल मैनेजमेंट भी है इसका। ठीक है, जो ये LFP बैटरीज है इसका थर्मल मैनेजमेंट भी बहुत है और इसका कॉस्ट भी बहुत कम है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ बैटरीज। ठीक है, सो LFP बैटरीज जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा LFP बैटरीज जो है ये सबसे ज़्यादा चलता है। While EVs made up 45% of all car registration in China in 2024, they accounted for just 2% of India's passenger market. 45% जो कार रजिस्ट्रेशन है वो चाइना में ईवी का ही हुआ, लेकिन इंडिया में अगर आप देखें मेरली इट इज़ 2%। अब भाई हमारे देश में बहुत इसको बढ़ाने की बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है और बढ़ेगा भी हमारे देश में। अगर एक बार हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा और बेटर फोकस करने लगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है हम लोग ला पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा बैरियर ही हमारे देश में है इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज़ द बिगेस्ट हर्डल दैट वी फेस। हाउएवर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अगर आप देखें वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन कर लिया। 60% जो ईवी सेल्स हुआ है ना वो हम लोगों ने टू व्हीलर, जैसे आपने देखा होगा ना बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे ज़्यादा चलते हैं ना, बैटरी वाला रिक्शा चलने लगा या फिर बैटरी बाइक्स जो है वो टू व्हीलर्स, बेसिकली रिक्शा तो नहीं पर टू व्हीलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हम करने लगे हैं। Though India's duty exemptions are partially aimed at strengthening bilateral trade ties with US and avoiding reciprocal tariffs, the broader strategic objective should be decarbonize the transport sector. हमारा सबसे बड़ा गोल यही होना चाहिए कि हम जो है decarbonize करें हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। To achieve this, India must integrate both the upstream, that is mining and refining, and downstream manufacturing and assembly. आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा ना अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मिड स्ट्रीम के बारे में। तो अपस्ट्रीम है जो फर्स्ट हम काम करते हैं, जैसे कि माइनिंग करना, रिफाइनिंग करना, बैटरी बनाने के लिए हमें लिथियम तो सोर्स करना होगा ना, तो सबसे पहले हम अपस्ट्रीम पे ध्यान दें। और डाउन स्ट्रीम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, और ताकि जो हमारा ग्लोबल ईवी वैल्यू चेन है, ग्लोबल ईवी बैटरी वैल्यू चेन है, उसमें इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़े। दिस वुड नॉट ओनली हेल्प लोअर बैटरी कॉस्ट थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बट ऑल्सो पोजिशन इंडिया एज अ रिलायबल अल्टरनेटिव टू चाइना इन द आइज ऑफ डेवलप्ड नेशंस सीकिंग सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। चाइना +1 स्ट्रैटेजी जो है वो दूसरी कंट्रीज देख रही है कि हमें चाइना से बढ़ के दिखना चाहिए, पर हमें जो है हमें इफेक्टिवली डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम सारे स्ट्रीम्स को मैनेज करके और इंडिया का जो है बैटरी का कॉस्ट को इतना कॉम्पिटिटिव रखना है कि दूसरे जो डेवलप्ड नेशंस है वो आके इंडिया से परचेज करें। ठीक है, क्योंकि वो लोग भी ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। इंडियाज लॉन्ग टर्म सक्सेस इन ईवी स्पेस विल डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू लेवरेज फेवरेबल ट्रेड पोजिशन, trade policies, invest in research development and secure a strong foothold in the global battery ecosystem। तभी आपको समझ आया कि रिसर्च और फेलोशिप पे सरकार इतना फोकस क्यों कर रही है ना। इस साल के बजट में भी रिसर्च और फेलोशिप पे बहुत बड़ा जो है अमाउंट एलोकेट किया गया है। क्यों? ताकि हम रिसर्च करें, टेक्नोलॉजी बनाए, टेक्नोलॉजी को इम्प्रोवाइज करें और बेटर टेक्नोलॉजी बनाए। इसीलिए हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें रिसर्च को भी बहुत ज़्यादा फोकस हमें करना होगा। क्लियर? सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हमें जो है फ्यूचर में और ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा यहाँ पर। क्लियर? एम आई मेकिंग सेंस टू यू गाइज? ग्रेट। With this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.